हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। अगर आप लीगल नैरेटिव के एपीओ बैच के स्टूडेंट नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए कतई नहीं है। नहीं तो बाद में आप जज करोगे कि ये पागल हो गया है टीचर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एपीओ बैच के बच्चों के लिए है जो हमारे बच्चे 22 मार्च 2026 को एग्जाम देने जा रहे हैं एपीओ का। इस पूरे वीडियो में हम तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि अटेम्प्ट कितना करना है और कैसे करना है। नंबर 2 कि जो अभी बाकी के 2 दिन बचे हुए हैं, यानी आज तो 20 तारीख हो गया, कल वाले दिन और 22 तारीख को सुबह में हमको क्या क्या करना है और एग्जाम वाले दिन हमारी मेंटल फ्रेमवर्क क्या रहने वाली है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अटेम्प्ट कितना करना है। तो नंबर वन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अब आपके दिमाग में बहुत सारे हमारे बच्चे, जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि सर अगर हम पूरा अटेम्प्ट कर देंगे तो हमारा निगेटिव में चला जाएगा। हम आपको जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाते हैं। सपोज आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको लगा कि आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, आपका 100% एक्यूरेसी है, ऐसा आपको लगा। लेकिन 100% एक्यूरेसी बहुत मुश्किल होती है कि किसी की भी हो। तो आपका इस 120 में से 10 क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, जो कि हो ही जाएगा। 10 क्वेश्चन गलत हो गया। 10 क्वेश्चन के गलत होने का मतलब है कि तुम्हारा निगेटिव में कितना मार्क्स हो गया, 3.3। अब तुम कितने मार्क्स पाए? अगर 10 क्वेश्चन गलत हो गया तो 110 मार्क्स तुम पाए, और इस 110 मार्क्स में से अगर हम ये घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 106.7 मार्क्स बचेगा। यानी कि जब तुम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जिसमें से तुम्हारी 10 क्वेश्चन गलत चले जाते हैं तो तुम कितने मार्क्स पाते हो बेटा, 106 मार्क्स पाते हो। लेकिन मैं क्या, यानी कृपाशंकर पांडे आपको क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन मतलब पूरे 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। अब ये 3.3 मार्क्स कैसे कट गया? क्योंकि 0.33 निगेटिव मार्किंग है। क्या है? 0.33 निगेटिव मार्किंग। अब मैं कह रहा हूं कि पूरा तुम 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। जब तुमने पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा 30 क्वेश्चन गलत हो गया। 30 क्वेश्चन गलत हो जाने का मतलब होता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स हो कटे, तो 30 गुणे अगर मैं वो कराऊंगा, 30 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो 120 मार्क्स मिले। अगर 30 में 30 को गुणा कराऊं तो 9.9 आएगा। 30 में अगर हम 0.33 का गुणा कराते हैं तो इतना के अराउंड आएगा। अब 120 में से जब बेटा हम इसको घटाएंगे तो 110.1 मार्क्स आएगा। अब तुम खुद बताओ कि 110.1 बड़ा है कि 106 बड़ा है। तुम खुद कैलकुलेट करके देख लेना कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब ये जब तुमने पूरा 150 अटेम्प्ट किया और पूरा 30 क्वेश्चन गलत चला गया, तुम्हारी किस्मत कभी भी इतनी खराब नहीं होने वाली कि पूरा जितना अटेम्प्ट करो सब गलत चला जाए। ये बात ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? तो किसी को भी जो डाउट हो कि हम पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए कि ना आए, तो बाबू इस कैलकुलेशन को आप फिर से खुद से करके देखना कि कृपाशंकर पांडे जो बात आपसे कह रहा है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अब बात आती है कि 150 क्वेश्चन तो तुम अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे वो मैं बता देता हूं जल्दी से। ओके, वो कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो 3 स्टेप में अटेम्प्ट करोगे। 3 स्टेप। अब ये 3 स्टेप कौन कौन से होंगे मैं इनको नाम देता हूं, इजी स्टेप, मॉडरेट स्टेप और डिफिकल्ट स्टेप। अब मैं इनको ऐसा बेटा क्यों नाम देता हूं, देखो जब तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होगे, आपने इतनी मेहनत की हुई है, तो आप इस 150 क्वेश्चन में से अराउंड 75 to 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप विद इन 15 सेकेंड क्या आइडेंटिफाई कर ले जाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। जैसे अगर आपसे पूछ ले, फॉर इंस्टेंस अगर पूछ लेता है आपसे कि फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस पार्ट में है, आपको पता है पार्ट 3 में है, उसका आपने क्या मार्क कर दिया, मतलब 15 सेकंड में आपने उसका क्वेश्चन निकाल लिया। तो जिन क्वेश्चन का आंसर आप 15 सेकंड में निकाल पाते हो या 20 सेकंड में निकाल पाते हो, दे आर कॉल्ड इजी क्वेश्चन, और उनको मैं इजी स्टेप में रखता हूं।
और इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने मिनट रखने हैं आपको? 45 मिनट। 45 मिनट में आपको इजी क्वेश्चन कर लेने हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि आप मिनिमम 75 क्वेश्चन कर दोगे। अब कर दिया आपने। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों के मन में यह होगा कि ओएमआर कब भरें? ओएमआर क्या हम पूरा 150 क्वेश्चन कर ले उसके बाद में भरें या साथ साथ भरते रहे? तो ध्यान से सुनो, हर एक स्टेप फॉलो करने के बाद में, चाहे वो इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, जब इजी वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए तो ओएमआर 5 मिनट ले करके तुम ओएमआर में इन 75 गोला को भर दो। अब मॉडरेट में आए, मॉडरेट में तुमको मैं कह रहा हूं 30 मिनट दो, और 30 मिनट में तुमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसको क्या करो, फिर 5 मिनट में भर दो। तो कितना मिनट हो गया? 45, 5 50, और 50 और 30 80, 80 5 85। अभी भी हमारे पास कितना मिनट बचा हुआ है? 35 मिनट बचा हुआ है। नेक्स्ट 30 मिनट डिफिकल्ट क्वेश्चन को दो और फिर 5 मिनट में उसका ओएमआर भर दो। अब मैं आपको इस फ्रेगमेंटेड वे में क्यों ओएमआर भरने को कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजनिंग समझो। आप मान लो ओएमआर का गोला भर रहे हो, ओएमआर का गोला आप ऐसे भर रहे हो। आप ये मान लो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये 32 है, ये 33 है, ये 30 था, ये 34 था। सपोज ए बी सी एंड डी, आप क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी वाले को रंगना चाह रहे थे, लेकिन आपसे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि वहां पे इतना प्रेशर होता है, आप ओएमआर में गोले को पहचान नहीं पाए और आपने 30 की जगह पर 31 वाला गोला को रंग दिया। और जैसे ही आपने 31 वाला गोला रंगा बाबू, वह और आपका दिमाग तो उसी मेंटल कंडीशन में है, तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। तो इसलिए हमको फ्रेगमेंटेड वे में करना है कि अगर एक दो बार कहीं गलतियां हो भी जाएं तो हमको गलतियों को सुधारने का मौका होना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो? आप मॉडरेट क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे कि मॉडरेट कौन होते हैं? जिन क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है, दे आर कॉल्ड मॉडरेट क्वेश्चन। उनको छोड़ते चले जाना है, सेकंड स्टेप में आकर के सॉल्व करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? सेकंड स्टेप में, जब यानी मॉडरेट वाला सॉल्व कर रहे होगे। और जिन क्वेश्चन में 40 सेकंड के ऊपर का टाइम लग रहा है, दे आर कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन को थर्ड राउंड में आकर के हम सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम पूरे 2 घंटे पेपर को सॉल्व करेंगे और पूरे 150 के 150 क्वेश्चन को सॉल्व करके तब आएंगे। ओएमआर को हम क्यों कह रहे हैं कि फ्रेगमेंटेड वे में भरेंगे? क्योंकि गलती करने की गुंजाइश हमारी खत्म हो जाती है। ये बात ठीक है? तो हमने 2 स्टेप डिस्कस कर लिया कि अटेम्प्ट कितना करना है और कैसे करना है, और नेक्स्ट 2 दिन में अब क्या करना है उस चीज को नंबर 2 पे डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट 2 दिन में क्या करना है। यानी आज रात में और कल पूरा 21 तारीख को और 22 की सुबह वाले दिन में क्या करना है वो समझो। कि जितने भी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स मतलब होता है जो वो विषय सूची होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शायद विषय सूची कहते हैं, इंडेक्स कंटेंट जिसको कहते हैं, कि किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ये वाली चीज को हम रट्टा मारेंगे और इसमें भी जो ग्रे एरिया होंगे, ग्रे एरिया का मतलब ऐसे होंगे कुछ कुछ चीजों को तुमने छोड़ दिया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा होगा कभी, तो आप उन पर फोकस करोगे। इस उसमें उनको तुम रिवाइज कर डालोगे, देख डालोगे। क्यों? क्योंकि अगर उसमें से बाबू क्वेश्चन आ गए तो आपके क्या कहते हैं, फेचकुर निकल आएगा। फेचकुर नहीं निकालना है वहां पे, कौवा जैसे मुंह बैठा फैला के नहीं बैठना है। तो आप क्या करोगे, लास्ट मोमेंट पर इनको देख करके जाओगे। अगर देख करके जाओगे और एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया तो आपका क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि सिर्फ ग्रे एरिया वाला का देखना है? आंसर इज नो। हमको उन चीजों को भी देखते रहना है जिनमें जो हमारे स्ट्रांग है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर की कंडीशन में जो हमारे स्ट्रांग एरिया हैं उनमें भी हम चीजें भूल जाते हैं, तो उनको भी देख लेना है सरसरी निगाह से। तो नंबर 1 जो ग्रे एरिया वाले पार्ट है उनको देखना है। नंबर 2 जो हम हमारे स्ट्रांग पोर्शन है उनको भी देख करके जाना है। और नंबर 3 जीके जीएस वाले में क्या करना है, तो जीके जीएस वाले में तुम साइंस वगैरह में हो सकता है कि वीक हो, या जिस भी एरिया में वीक हो उसकी वीडियो को 2x पर लगाओ और तुरंत के तुरंत अभी के अभी रात में 1-2 घंटे में देख डालो। करंट अफेयर वाली मैगजीन के सारे क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है।
उन मैगजीन को खाली तुम देख डालो, उनके क्वेश्चन को पहचान डालो, रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि रट पाओगे ही नहीं, बहुत ज्यादा कंटेंट है उधर। लेकिन अगर आप देख को उनको पहचान गए तो आप एग्जामिनेशन में उनको सॉल्व कर दोगे और हमारा अल्टीमेट एम फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि हम उनको सॉल्व करने के लिए ही जा रहे हैं। ये बात ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो हमको कोई भी पोर्शन छोड़ के नहीं जाना बाबू। और एक फिलॉसफी लोग बताते रहते हैं कि हमको उस रात में एकदम बहुत सोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ, आई डू एग्री विद इट कि तुमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना चाहिए। और लेकिन मैं इस वाली बात से एकदम एग्री नहीं करता हूं कि तुम्हें किताब बंद कर देना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जब तक एग्जामिनेशन हॉल में घुस ना जाओ तब तक रिवीजन करते रहो। कौन जानता है कि लास्ट 15 मिनट में जो तुमने 5 चीजें पढ़ी वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो तब तक रिवीजन करते रहना है जब तक हम एग्जामिनेशन हॉल में घुस नहीं जाते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में घुसने का बहुत हमको जल्दी नहीं करना है। हम टाइम से घुसेंगे, आधे घंटे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएंगे या 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, जिससे हमारी हड़बड़ी ना रहे, हमारा माइंड सेटल डाउन हो जाए। बात समझ पा रहे हो? जब माइंड सेटल डाउन हो जाएगा तो हम रिवीजन को बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर पाएंगे। नाउ नंबर 3 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी मेंटल कंडीशन क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। देखो, जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तो 2 सिचुएशन हो सकती है। 2 सिचुएशन। ये 2 सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? नंबर 1, पेपर इजी आ जाए, या नंबर 2 क्या हो सकता है? पेपर डिफिकल्ट आ जाए। डिफिकल्ट पेपर जब इजी आएगा तब तुमको ज्यादा होशियार रहना है। ज्यादा होशियार रहने का इस मतलब यह है कि जब बाबू, ये एक चीज ध्यान से समझो कि ये जो एग्जाम है ये एक रिलेटिव एग्जाम है। We don't have to think about the difficulty of the question paper, but we have to think about the level of competition. जब पेपर इजी आएगा तो हमारा जो कट ऑफ है वो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब हमारा कंपटीशन टफ हो गया। जब पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा। इसका मतलब हमारा कंपटीशन इजी हो गया। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट पेपर बहुत मुश्किल से कुछ लोग सॉल्व कर पाएंगे, वो है लीगल नैरेटिव वाले। ये बात समझ पा रहे हो? बाकी लोगों के परखच्चे उड़ जाने वाले हैं। तो जब इजी क्वेश्चन पेपर आएगा, ध्यान से समझो, जब इजी क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमको इक्वेनिमिटी मेंटेन करनी है और क्या करना है? बहुत ही सोच समझ करके अपने आंसर को मार्क करना है, क्योंकि इसमें गलती करने की तुम्हारी गुंजाइश नील बटे सन्नाटा हो जाती है। इसमें गलती करने की गुंजाइश तुम्हारे पास नहीं है। जब डिफिकल्ट या टफ पेपर आ जाता है तब क्या कैसे करना है? इसमें भी पसीने नहीं आ जाने चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए जो डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो आपको क्या करना है? उसमें आपको शांत चित्त बनाए रखना है। वो तुम्हारे धैर्य की प्रतीक्षा ले रहा होगा, वो तुम्हारे पेशेंस की प्रतीक्षा ले रहा होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो तुम शांत चित्त से अगर तुम इसमें सब सारे क्वेश्चन अगर नहीं मार्क कर पाए तो तुम जितने क्वेश्चन इजी या डुएबल नेचर के हैं उनको 100% एक्यूरेसी से मार्क कर दिए, बाकी सब में तुक्का मार दिए, तब भी तुम कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इजी वाले में रिस्क लेने का कोई गुंजाइश नहीं है, डिफिकल्ट वाले में रिस्क लेने का बड़े आराम से गुंजाइश होता है। बिकॉज दिस एग्जाम इज ए रिलेटिव एग्जाम एंड वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, बट टू थिंक अबाउट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन एंड और कॉम्पिटिटर। हमारे कॉम्पिटिटर कौन है? हमको किसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है? हमको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेके आना है, हमको अपने कॉम्पिटिटर से 1 मार्क्स ज्यादा लेकर के आने हैं। वो 1 मार्क्स कैसे ज्यादा आएंगे, हमको इस चीज को इंश्योर करना है। हमने इसीलिए आपको बता दिया कि ये 150 में 150 क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करके आने हैं। हमने आपको ये भी बता दिया कि किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करके आना है। हमने आपको ये भी बता दिया कि आपको कैसे कैसे रिवीजन करना है। हमने आपको ये भी बता दिया कि आपकी मेंटल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। इसी नोट के साथ मैं अपने इस एपीओ उत्तर प्रदेश यूपी एपीओ प्रीलिम्स बैच को विदाई देना चाहता हूं और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप सब लोग इस एग्जाम को क्लियर करोगे विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट। नारायण हमारे साथ हैं, नारायण हमको ये बता रहे हैं कि हमारा हर एक बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा विदाउट एनी डाउट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इस एग्जाम को। जय हिंद।